नमस्कार साथियों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल इंडियन लीगल कोर्ट रूम पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपके साथ आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले का स्पष्टीकरण कर आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी है जो कि भारत के हर नागरिक के लिए ही नहीं, भारत में विधि छात्रों के लिए और मेरे नए वकील साथियों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की बाध्यता केवल पुलिस पर ही नहीं, सुबॉर्डिनेट जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सभी पर बाध्यता है। इवन दैट मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। हम आज बात करते हैं उस जजमेंट की। साथियों, उस जजमेंट का नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। इसमें मेन असेंस क्या था उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि पुलिस किन किन केसों में, किस टाइप के केसों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जांच में शामिल करके उन्हें रिलीज कर देती है या उन्हें अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो साथियों, इसमें जारी दिशा निर्देश ये थे कि ऐसे अपराध जिसमें 7 साल तक की सज़ा या 7 साल से कम की सज़ा है, उसमें पुलिस रूटीन मैनर में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। अब साथियों, दूसरा सवाल ये आता है कि कई बार पुलिस हमें बेवकूफ़ बनाती है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस था और उसमें हमने अरेस्ट करना पड़ा, जबकि ये केस नॉन बेलेबल ऑफेंस पर ही लागू होता है, क्योंकि ये जो दिशा निर्देश जारी की थी ये एक 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना के केस पर की थी, जो 498A अपने आप में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस था। तो इसमें रूटीन मैनर को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उसी में जारी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए थे कि जो भी अपराध 7 वर्ष तक की सजा के या उससे कम सजा के हैं, उसमें कोई भी जांच अधिकारी या पुलिस इसमें रूटीन या ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं कर सकता। उसके लिए कोई विशेष प्रोसीजर या कोई कारण दर्शित करने होंगे। तो चलिए हम आज उसी पर बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या स्टेज हो सकती हैं जिस पर मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है या पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, क्या कारण स्पष्ट हो सकते हैं या कहाँ गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए या कैसे मिसयूज करते हैं पुलिस। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके सवालों के हिसाब से ही मैं इस चीज़ का स्पष्टीकरण कर दूँ। पहला सवाल मान लो आपके मन में ये आता है कि क्या यह जजमेंट नॉन बेलेबल ऑफेंस पर भी लागू होता है। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की डायरेक्शन नॉन बेलेबल अपराध, ऐसे अपराध जिनमें 7 साल तक की या 7 साल से कम की सजा का प्रोविजन है, उन पर अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की गाइडलाइन अप्लाई होती है। पुलिस उसमें रूटीन मैनर में अरेस्ट नहीं कर सकती। दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है कि क्या पुलिस को नोटिस देने की बाध्यता है। अगर है तो क्या पुलिस उसका मिसयूज कर सकती है। डेफिनेटली, बिल्कुल। जैसे ही FIR रजिस्टर होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा कि 15 दिन के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट को भी जवाब देना पड़ेगा और धारा 41A के तहत, जो अब की 35 BNS है, उसके तहत एक्यूज को नोटिस जारी करना होगा और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यदि वह अपराधी या आरोपी जो भी है जिसके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, वो आरोपी अगर रेगुलर नोटिस की कंप्लायंस करता रहता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस तरह के कारण विश्वास करने के लायक ना हो। क्या पुलिस धारा 41A के नोटिस की मिसयूज कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। कई मामलों में पुलिस नोटिस जारी नहीं करती और बुलाकर उन्हें एक साथ ही 2-3 नोटिस पर साइन करा लिया जाता है, जबकि गाइडलाइंस में यह स्पष्ट है कि केस के रजिस्टर होने के 15 दिन के अंदर पुलिस को, मजिस्ट्रेट को भी जवाब देना पड़ता है, उन्हें रीजन देना पड़ता है कि इस केस में आरोपी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है या नहीं है। दूसरा आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या पुलिस किसी ऐसे केस में, जो अरनेश कुमार केस में जारी दिशा निर्देशों के दायरे में तो आता है, लेकिन पुलिस आरोपी को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा जांच अधिकारी कब कर सकता है। डेफिनेटली ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट को एक रीजन देना पड़ेगा जिसे चेकलिस्ट बोलते हैं। उसमें इस तरह के कारण होने चाहिए जिस पर विश्वास किया जा सके कि अब आरोपी इस तरह का या कोई अन्य अपराध घटित करने की संभावना है या वह गवाहों को या सबूतों को टेम्पर कर सकता है। ऐसा अगर जांच अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है तो वह मजिस्ट्रेट को
इत्तला करेगा कि ये उसे चेकलिस्ट के फॉर्म में डालेगा और उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब वो चेकलिस्ट क्या है साथियों, ये एक गाइडलाइन थी कि ऐसे रीजनेबल कारण जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जब ये लगे कि आरोपी सबूतों को टेम्पर कर सकता है या वह किसी अन्य अपराध को कारित कर सकता है, तो ऐसे केस में पुलिस अरनेश कुमार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर सकती है। अब अगला सवाल क्या आ सकता है, क्या मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा पेश की गई चेकलिस्ट यानी कि गिरफ्तारी के कारण को उसी मैनर में एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है या नहीं है? तो मेरा आपके सामने स्पष्टीकरण यही है कि मजिस्ट्रेट चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग रीजन को मानने के लिए बाउंड नहीं है। वह जांच अधिकारी से सवाल कर सकता है कि आपके पास ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है कि आपने इन्हें गिरफ्तार किया, क्या इस चीज़ का सॉलिड प्रूफ है कि यह गवाहों को या सबूतों को मिटा सकता है, या इस चीज़ के क्या मटेरियल आपके पास है कि ऐसी क्या सूचना है जिससे कि आपको लगा कि यह व्यक्ति कोई किसी अन्य अपराध को दोबारा से कारित कर सकता है। तो पुलिस मजिस्ट्रेट उस पर अपनी एक सेटिस्फेक्शन जारी कर सकता है। यदि वो सेटिस्फाई होता है तो ही वो जुडिशियल रिमांड ऑर्डर करेगा, अदरवाइज वह डिटेंशन नहीं दे सकता। अगर वह मजिस्ट्रेट गलत करता है तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंटल एक्शन किया जा सकता है। ऐसा इस ऐतिहासिक फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है, गाइडलाइन जारी की है। अब दूसरा सवाल ये है, क्या अरनेश कुमार में जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की बाध्यता मजिस्ट्रेट पर भी लागू होती है? यदि मजिस्ट्रेट उल्लंघन करे तो क्या मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ, अगर अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को कोई भी मजिस्ट्रेट अगर नहीं मानता या उसका वायलेशन करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके लिए उसके पास रीजनेबल कारण नहीं थे और उसे डिटेंशन में भेजने का, जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश पारी करता है, तो वह उस क्षेत्र के हाई कोर्ट में उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस कर सकता है और मजिस्ट्रेट के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। तो साथियों, ये इस अरनेश कुमार केस का तत्व था, इसका असेंस था, ये सेपरेट थी इस केस की, जो कि बहुत सारे साथियों को क्लियर नहीं है और वो पुलिस रूटीन मैनर में गिरफ्तार कर इस कंडीशंस की वायलेशन करती है। तो मैं समझता हूं साथियों कि ये जानकारी जो मेरे द्वारा साझा की गई है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, और मैं ये भी चाहता हूं कि साथियों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या अगर कोई सवाल रह गया है तो मैं उसको भी क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। और मुझे बताएं कि आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं या नए वकील साथी हैं, या आप मतलब जनरल पब्लिक हैं, मेरे साथी सम्मानित साथी हैं, और किस एरिए से हैं, ये मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल इंडियन लीगल कोर्ट रूम, ताकि आपके साथ इसी तरीके से आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, आदाब, सत श्री अकाल।